गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम पार्ट 3 जो 10th क्लास की साइंस का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। और आज पढ़ेंगे सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होती है मैं बता चुका हूँ, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, केमिकल इक्वेशन कोई अलग नहीं है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन जो शब्दों में लिखी रहती है, वर्ड्स में लिखी रहती है, उनको शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना, यानी सिंबल के रूप में लिखना, वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन, छोटे रूप में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। दो प्रकार की केमिकल इक्वेशन होती है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक हम समझेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन समझते हैं पहले। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, यानी किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की सहायता से और फॉर्मूले की सहायता से रिप्रेजेंट करना, वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। यानी डेफिनेशन देखो, फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। जो जो उसमें केमिकल फॉर्मूला है और उनका जो सिंबल है, उन सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। जो फॉर्मूले हमने, जो रिएक्टेंट में फॉर्मूले हैं या प्रोडक्ट में जो फॉर्मूले हैं, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जिंक का सिंबल होता है Zn, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 + H2, तो ये भी एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं। ऐसे देखो नाइट्रोजन N2 सिंबॉलिक फॉर्म, H2 ये भी सिंबल है हाइड्रोजन का, और ये NH3 अमोनिया, ये क्या है, कंपाउंड है, यानी अमोनिया गैस का फॉर्मूला। तो इस प्रकार हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला को सिंबल के रूप में लिखते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, जब रिएक्टेंट के अंदर टोटल एटम्स बराबर आ जाए, टोटल एटम्स प्रोडक्ट के, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के एटम्स आपस में बराबर, तब वो कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो रिएक्टेंट में हैं वो टोटल बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट की। जैसे आप देख रहे हैं Zn एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, H2 दो हैं तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन के H2 है, यहाँ सल्फर एक है, यहाँ सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो आप देख रहे हैं कि सारे टोटल एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के वो बराबर हैं। रिएक्टेंट के अंदर जो टोटल एलिमेंट है, डिफरेंट टोटल एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के, वो बराबर है टोटल एलिमेंट ऑफ टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट की। तो देखो ऐसे देखो, C कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो है। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो बराबर हैं प्रोडक्ट के एटम के। तो ये अपने आप में दोनों ही क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती हैं जिनमें रिएक्टेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं उनके बराबर नहीं होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, वो कहलाती हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझते हैं, an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, मतलब बराबर नहीं होंगे। जैसे देख रहे हो आप, हाइड्रोजन दो हैं या हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन यहाँ दो हैं लगे, एक है यहाँ पे, तो अनइक्वल हो गए। ऐसे नाइट्रोजन के यहाँ पे दो हैं, यहाँ नाइट्रोजन एक ही है, तो देखिए हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ तीन हाइड्रोजन, तो ये अनइक्वल एटम्स हैं दोनों साइड में, तो ये कहलाएंगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार हमने समझा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब समझते हैं हम कि केमिकल इक्वेशन को हम किस प्रकार बैलेंस करेंगे। तो देखिए, समझते हैं अब केमिकल इक्वेशन को हम किस प्रकार बैलेंस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन को, वो है हिट एंड ट्राई मेथड।
आगे 11th क्लास में हम जो है दो मेथड नए और पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो फिलहाल यहाँ हम हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। मतलब हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं किधर कम है उधर ही मल्टीप्लाई करके किसी प्रकार जो है उनको बराबर करना है। तो देखो हम समझेंगे हिट एंड ट्रायल का मतलब डायरेक्ट सीधे बैलेंसिंग करना। तो देखो पहले समझते हैं कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं, बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि हमें दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में हमें एटम्स इक्वल करने पड़ते हैं। वो प्रोसेस कहलाता है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। देखो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यानी कि हमको डिफरेंट टाइप्स के एटम्स को दोनों साइड बराबर करना पड़ता है किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर। वो प्रोसेस कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे हम करेंगे समझते हैं एग्जांपल पे। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन के दो एटम हैं। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के भी दो एटम, तो यहाँ तो बैलेंस है। अगर ये ऑक्सीजन के देखें तो यहाँ दो हैं जबकि ऑक्सीजन यहाँ एक है। हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम। तो हमने देखा ऑक्सीजन दो हो गए और यहाँ पे दो हो गए, लेकिन यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, दो का डबल चार, यानी 4 हो गए यहाँ पे। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार देखो बैलेंस हो गई है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हालांकि बुक में लिख करके दिखा रखा है कि रिएक्टेंट के अलग लिखो, प्रोडक्ट के अलग लिखो, लगा कि इसने आइटम इसके हैं, इतने आइटम इसके हैं, वो बात वही आ जाती है मल्टीप्लाई करना। तो आप इसी प्रकार डायरेक्ट इसी तरह से करें आप। तो देखो दूसरा मेथड है, दूसरा फॉर्मूला देखो केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ N एक ही है नाइट्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन के आइटम, और यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो गई। हाइड्रोजन नाइट्रोजन बराबर हो गई, और हाइड्रोजन देखें यहाँ 2 हैं जबकि यहाँ हो गई 3 दूनी 6। तो यहाँ 6 है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाए, तो यहाँ 3 से कर देंगे। तो देखो अपने आप बैलेंस हो गई है, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गए और नाइट्रोजन 2। इस प्रकार हमने बैलेंस की। इसी प्रकार भाग देखो पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में, तो ये KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग अलग है। तो देखो यहाँ K यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, Cl एक है, Cl भी एक है, ऑक्सीजन कितनी है, 3, यहाँ ऑक्सीजन 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऑक्सीजन बराबर करेंगे। तो देखो ध्यान रखें आप, ये एक कह सकते हैं ऑड संख्या है, तो ऑड संख्या को इवन में चेंज करो। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का तो कोई मतलब नहीं होगा, 2 का करते हैं, 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन हो गई, जबकि यहाँ कितनी है 2। यहाँ कितने से करते हैं, 3 से, 3 2 जा 6। अब यहाँ देखिए जब हमने ऑक्सीजन बराबर करी है तो पोटेशियम और क्लोरीन इनकी संख्या भी चेंज होगी। देखो 2 के पोटेशियम हो गए और 2 ही क्लोरीन हो गए। तो देखो यहाँ 2 से अगर कर दिया जाए तो ये अपने आप में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो समझ में भी आ रहा होगा, धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ इस प्रकार। इसी प्रकार हम यहाँ देखें तो देखो कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है यहाँ हाइड्रोजन बराबर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 हो गए जबकि यहाँ 4 है। अब फर्क किस में पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन और 2 और 2 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ 2 ही ऑक्सीजन रहेंगे, तो यहाँ 2 से कर देंगे। तो देखिए अब कार्बन 1 4 ऑक्सीजन या 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब देखो 2 ऑक्सीजन और 2 ये हो गई 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी देखिए 2 2 या 4 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार जो है बैलेंस कर रहे हैं। तो ये सबसे सरल तरीका है और आप इसी तरीके से करें, और यही जो है हमारे सिलेबस में है। तो इस प्रकार आप जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम जो है थोड़ा सा और आगे समझते हैं कुछ। तो देखिए आगे देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो मतलब कोई भी एक केमिकल इक्वेशन जो है किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जो सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व हैं वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसियस हैं, और जो रिएक्टेंट के बाद जो रिएक्टेंट इसके अलावा जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है केमिकल इक्वेशन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद में,
तो उनकी भी हम जो है स्टेट जानेंगे, या हीट प्रोड्यूस हो रही है या हीट देनी पड़ रही है, सारी चीज़ों के बारे में हम जो है जानेंगे। वही कहलाते हैं हमारे मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले या इंफॉर्मेटिव, जो किसी केमिकल इक्वेशन के बारे में बताते हैं। वो 3 हैं, वो समझेंगे बाकायदा। पहले समझते हैं द इक्वेशन विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोर इंफॉर्मेटिव। वो केमिकल इक्वेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है केमिकल रिएक्शन के बारे में, वो कहलाती है मोर इंफॉर्मेटिव। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वेज। कोई भी केमिकल इक्वेशन 3 तरीके से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो देखो 3 में से क्या है। पहला, बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट लिख दें तो हमें ये क्लियर सूचना मिल जाएगी कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में प्राप्त हुए हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या एक्वस है। सेकंड, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, मतलब हीट जो है किस प्रकार से चेंज हुई है, देनी पड़ी है हमको या हीट हमें मिली है। तो इस प्रकार भी हम जो है केमिकल इक्वेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। थर्ड, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब थर्ड में यह है कि कौन सी कंडीशन, क्या हमें केमिकल जो रिएक्टेंट्स हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कुछ सब्सटेंस और मिलाना पड़ा कैटलिस्ट के रूप में, या टेम्परेचर देना पड़ा, या कोई अदर मतलब हमें कंडीशन लगानी पड़ी। तो ये कहलाती हैं तीनों, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की मोर इंफॉर्मेटिव की पूरी एक आधारशिला बनती है। तो देखो पहले समझते हैं हम बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट के द्वारा जो स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स को कैसे पता इंडिकेट करेंगे। तो देखो 4 मेन आपकी फिजिकल स्टेट होती हैं। देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट्स फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। 4 हो सकती हैं। सॉलिड के लिए एस सिंबल यूज कर सकते हैं, लिक्विड के लिए एल, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस क्या होता है, देखो जब किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, जैसे आपका एसिड होता है, एसिड को अगर पानी में जब तक नहीं घोलोगे वो आपका काम नहीं करेगा, एसिड इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसका मतलब जो पाउडर फॉर्म है उसको हम पहले पानी में घोलेंगे। जब एक सब्सटेंस को हम जब पानी में घोलते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, यानी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का पानी के साथ सॉल्यूशन कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। उसको शॉर्ट में AQ से डिनोट करते हैं। और लास्ट होती है हमारी गैस स्टेट, जिसके लिए जी सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हम देखो समझते हैं कि Zn जिंक की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, आयोडीन गैस। तो यहाँ देख लें Zn जो है, जिंक जो है सॉलिड होती है, H2SO4 एक एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के साथ में H2SO4 को जो मिलाते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन बनता है, यानी पानी के साथ सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का, वो एक्वस कहलाता है। इसी प्रकार ZnSO4 बन गया, ये भी एक्वस है, और इधर हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो आपने देखा इनकी अलग अलग फिजिकल स्टेट क्लियर हमने देखी। तो इस प्रकार जो है हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को उनकी फिजिकल स्टेट बता करके मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। इस प्रकार देखो मोर इंफॉर्मेटिव में सेकंड पॉइंट होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हीट इवॉल्व हो रही है या हमें देनी पड़ रही है, एब्जॉर्व कर रही है वो हीट, तो वो कहलाता है जैसे हीट चेंजेस। तो देखो टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। तो देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। हीट चेंजेस के बेस पे 2 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। पहली होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दो रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, वे रिएक्शन जिनमें हीट मिलती है हमको, या वो रिएक्शन होने के बाद में हीट प्रोड्यूस करती हैं, वो कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे रिएक्शन जो रिएक्शन होने के बाद में हीट हमें मिलती है, हीट निकलती है, वो कहलाती है एक्सोथर्मिक। जैसे हम कार्बन को जलाएं ऑक्सीजन प्रोडक्शन में, जैसे हम कार्बन को ऑक्सीजन प्रोडक्शन में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस हमें हीट मिलेगी। इसी प्रकार अगर मीथेन गैस जो होती है उसको जलाया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
मीथेन गैस को अगर ऑक्सीजन के चलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट निकलेगी। तो यहाँ पे देखो हीट निकल रही दोनों में, इसीलिए ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ क्लियर शो कर रही है, हीट चेंजेस का शो कर रही है के साथ हीट निकल रही है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इसी प्रकार वे रिएक्शन जिनमें हीट हमें देनी पड़ती है वो कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी वे रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है या जो हीट लेती हैं उसके बाद में रिएक्शन होती है तो वो कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें हम, नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हमें हीट देनी पड़ती है जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है, मोनोऑक्साइड। तो देख रहे हैं आप, यहाँ हीट देनी पड़ी हमें। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ हीट दोगे, हीट देनी पड़ती है हमें, उसके बाद में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो दो पार्टों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार देखा आपने हीट चेंजेस में रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हमें हीट मिलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट हमें देनी पड़ती है। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट था हमारा कि टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी किस कंडीशन में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये तीसरा पॉइंट था। जैसे हम देख रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट, कब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन टूट रहा है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं। ये डेल्टा का मतलब है हीट, ये सिंबल होता है हीट का, जिसको बोलते हैं डेल्टा। इस तरह से डेल्टा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है, इसके साथ साथ कैटलिस्ट का काम कर रहा है MnO2, या MnO2 जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, जब जाकर ये रिएक्शन हो पा रही है। तो इस प्रकार हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव तीन तरह की कंडीशंस होती हैं जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाती है केमिकल रिएक्शन को। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस रिएक्शन।